नमस्कार, किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का भाग 19। षोडशी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लेकर खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक ना सुन सकती थी। जो ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गाइल थे। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन गाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा जिसे हल करने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर देंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए ना भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो, कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दो। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से ना मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न आई तो उससे रहा न गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना, तुमने मुझसे ना कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला, नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फुका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, ना जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दट्ठ पानी पीने को, बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की ना बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं।
मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बच्चा, ऐसा ऐसा रगे दूं कि वह भी याद करे। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहां भी कचहरियां हैं, हाकिम है, राजा है, रंक है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहां भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल गई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मरा जा रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है। अब वहां ना जाऊंगी, नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे ना रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी ऊल जलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था ना मैं समझ सकी ना अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चले। रतन बोली, मेरे साथ ना चलोगी? जालपा बोली, आज तो ना चल सकूंगी बहन। कल आओगी? कह नहीं सकती, दादाजी का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मणि कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मणि से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता ना चल जाएगा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैर पड़ती हूं, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आईं, बोली, मुझसे भी वहां ना रहा जाएगा। सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर ना जाओगी। रतन ने उसे अखबार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ, ना जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मणि से कह दूंगी, मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह अब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ ना समझे, पागलपन ना ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो। रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ ना होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा ना होगा। जालपा बोली, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी। तो मैं आज खत लिख रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए।
वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजा मित्र ही को लिखूंगी, लेकिन रुपए हड़प कर जाएं और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपए ही तो चले जाएंगे। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने नीम राजी होकर कहा। इस वक्त कहाँ चलूं? कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो यहाँ ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर। मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरी ने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक और भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है, उनके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं। रतन जाकर जांत के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जांत ना चलता होगा माँ जी। लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दे दो, देखो तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूं। हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुशी हुई। बोली, देखो मां जी, निकले कि नहीं? तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जांत पर बैठी गेहूं पीस रही है। उठाती हूँ, उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी? सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मगन थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं पैसे ना मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे ना पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दो बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा बोली, मोले सेर। रतन बोली, मोले सेर सही। जालपा बोली, मुंह धो आओ, धोले सेर मिलेंगे। रतन बोली, मैं यह सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जालपा बोली, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन ने कहा, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जालपा बोली, अकेले कैसे गाओगी? अम्मा, आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जात पर जा बैठी और दोनों जात का यह गीत गाने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घुमुर घुमुर
उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। ना शोक का भार था, ना वियोग का दुख। जैसे दो चिड़ियां प्रभात की अपूर्व शोभा से मगन होकर चहक रही हों। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 30 रुपए के पैसे आए। दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर ना जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर ली। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकाल कर 3-4 रुपए बचे रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए न थे वह मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आया था अब अबाधा रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गो के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी दल्ली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भांप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह ना मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को ना सही, रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा रंग बदलने के लिए काफी है। यह मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए करे चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा हो। यो सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यों सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को नेवता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है। शायद कोई खुफिया है। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता न था, नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए।
रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। ख्वामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया, और बंधी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़ावेगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी, यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति ही नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके औसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई, और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनई चोर न होए तो तुमरी टांगन ते निकर जाइब, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमऊ का हुआ रहा है, फुरे कह पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रामानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है? रामानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूं? चोर नहीं, तुम साह हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा पढ़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछते हैं। शाहजहानपुर। कौन मोहल्ला? रमा शाहजहानपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भपकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सैनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बंगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दिन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हाँ हाँ जमादार, यह क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान है यह? कब से? देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेशी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे। रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवीदीन ने सिट पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकाल कर कहा, जान परत है तुम हो मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका। देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रौब ना जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियों में नहीं आने की। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो ख्वामख्वाह बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवीदीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखा, कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा?
रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाव है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुए गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। शुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया, मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि ना उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमानाथ ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया?